नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। उम्मीद करती हूं कि आपने आषाढ़ का एक दिन का अंक 1 देखा होगा। इस वीडियो में लेकर आई हूं मैं आषाढ़ का एक दिन अंक 2। अंक 1 में हमने देखा था कि कालिदास किस तरह से उज्जैनी जाने के लिए तैयार नहीं होता है और माँ जगदम्बा के मंदिर में जाकर छुप जाता है। तब निक्षेप द्वारा ये जानकारी देने पर मल्लिका उसे जाकर मनाती है और कालिदास उज्जैनी चला जाता है। अंक 2 उसके आगे की कहानी है। अंक 2 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कि अनुनासिक और अनुस्वार के आने तक की कहानी, उसके बाद प्रियंगुमंजरी के आने से प्रस्थान करने तक की कहानी, और तीसरा प्रियंगुमंजरी के जाने के बाद विलोम का आना और मल्लिका का आना और उस पर नाराज होकर उसे अपने घर से भगा देना। ये 3 दृश्य हम इसमें दिखा सकते हैं। तो बात करते हैं प्रथम दृश्य की कि कालिदास के जाने के कुछ वर्षों के बाद की बात है। वही मल्लिका का कमरा था। कमरा कुछ पुराना हो चला था। वही अंबिका जो थी उसकी तबीयत इस समय काफ़ी खराब रहती थी। पिछले 2 वर्षों से उसे निरंतर एक जैसा ज्वर था। मल्लिका इस समय बैठकर खरल में दवा पीस रही थी। अंबिका नियमित रूप से दवा भी नहीं लेती थी। उसी समय वहाँ पर निक्षेप का आगमन होता है और वह उसे बताता है कि इस समय राज्य के फिर कुछ कर्मचारी आए हुए हैं, कुछ चहल पहल दिखाई दे रही है। वो मल्लिका को ये भी बताता है कि कालिदास जो है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। कालिदास ने उज्जैनी की विदुषी के साथ विवाह कर लिया है। मल्लिका यह सुनकर जरा भी विचलित हुए बिना यह कहती है कि कालिदास असाधारण है तो उनके लिए विदुषी ही सही है। उनके लिए कोई साधारण कन्या हो भी नहीं सकती। इस बात के लिए निक्षेप स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वह कहता है कि मल्लिका, आज तुम्हारी जो भी दुर्दशा है वो मेरी वजह से हुई है। अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं कहता और तुम मेरे कहने पर कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए तैयार नहीं करती तो आज तुम भी खुश रहती। तब मल्लिका कहती है कि जो होना था वो तो हो ही गया, मुझे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। तभी निक्षेप राज्य में आए कर्मचारियों की बात बताता है। तब झरोखे के पास जाकर वो देखता है कि कालिदास जो है वो एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। वह बताता है कि कालिदास पर्वत शिखर की ओर गए हैं और वह उनका पता लगाने के लिए वहां से चला जाता है। मल्लिका यह बात सुनकर विचार मग्न हो जाती है कि जब कालिदास उसके पास आएंगे तो वह उनसे क्या क्या बात कहेगी। पिछले बीते वर्षों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वह सब बताएगी। वह उन्हें यह भी बताएगी कि उसने उनके सारे के सारे महाकाव्य पढ़े हैं। साथ ही साथ वह कोरे भोजपत्र के पृष्ठ भी उन्हें देगी जो उसने संभाल कर रखे थे, जिस पर वह चाहती थी कि कालिदास अपने अलग महाकाव्य की रचना करें। उसी समय वो अपने इसी विचारों में खोई हुई थी। उसी समय वहां पर 2 लड़कियां आती, 2 राजकन्याएं आती हैं जिनका नाम था रंगिनी और संगिनी। रंगिनी नृत्य व नाटक का अभ्यास करती थी और संगिनी जो थी वो वीणा वादन का अभ्यास करती थी। वे लोग यहाँ पर ग्रामीणों के घर का अभ्यास करने आई थी। वो ये देखना चाहती थी कि जिस धरती पर कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा का जन्म हुआ है वहाँ की हर एक चीज असाधारण ही होगी। मल्लिका के घर में घुसती हैं और वे प्रकोष्ठ का हर किसी का नाम जानने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब वे देखती हैं कि ये शब्द सारे वही है जो उज्जैनी में बुलाए जाते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी असाधारण नहीं है, तो भला यहाँ पर कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा का जन्म कैसे हुआ है। ये कहकर वो लोग वहां से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद मल्लिका पुनः अपने विचारों में खो जाती है। उसी समय फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। मल्लिका दरवाजा खोलती है तो वहां पर वो अनुनासिक और अनुस्वार नामक 2 राजकर्मचारियों को देखती है। अनुस्वार बताता है कि ऋतु संहार, कुम्हार संभव, मेघदूत और रघुवंश के प्रणेता, कश्मीर के भावी शासक मातृगुप्त की पत्नी प्रियंगुमंजरी यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आना चाहती है। तो वो समझ ही नहीं पाती कि ये जिस महाकाव्य का नाम इसने लिया है वो तो सब कालिदास ने रचे थे, तो ये मातृगुप्त की बात कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और मातृगुप्त कौन है। तब उसे पता चलता है कि कालिदास ने ही अपना नाम मातृगुप्त रख दिया है और उनकी पत्नी प्रियंगुमंजरी यहाँ पर मल्लिका से मिलने के लिए आ रही है। तो उनके आने से पहले ये दोनों राज्य कर्मचारी जो थे ये मल्लिका के घर की व्यवस्था देखने के लिए आए थे, परंतु उन दोनों में विचारों का मेल नहीं होने की वजह से वे व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं और सब कुछ वैसा ही छोड़कर वो लोग वापस चले जाते हैं। और उनके जाने के कुछ समय बाद ही प्रियंगुमंजरी वहां पर आती है। वहां पर वो लोग प्रियंगुमंजरी के बाहर आने पर वो लोग बाहर निकल जाते हैं और प्रियंगुमंजरी मातुल के साथ अंदर आती है।
यहाँ पर अंक 2 का प्रथम दृश्य समाप्त होता है। दूसरे दृश्य में मातुल के साथ प्रियंगु मंजरी का आगमन होता है। मातुल प्रियंगु मंजरी के साथ पीछे पीछे मल्लिका के घर में घुसता है। उसकी सारी बातें चाटुकारिता से भरी हुई थी, जो प्रियंगु मंजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तब प्रियंगु मंजरी उसे मातुल को किसी तरह से वहां से विदा करती है। वो मल्लिका के साथ एकांत में बात करना चाहती थी। तब वो बताती है कि भले ही मल्लिका से वह आज पहली बार मिल रही है, परंतु कालिदास की बातों से वह मल्लिका के बारे में सब कुछ जान चुकी है। तब प्रियंगु मंजरी और मल्लिका आपस में एक दूसरे में बहुत ही बातें करती है। तब मल्लिका प्रियंगु को कहती है कि आप आज यहीं पर रुक जाइए, लेकिन प्रियंगु यह कहते हुए अस्वीकार कर देती है कि उनके पास रुकने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा संकटपूर्ण है। तब प्रियंगु मल्लिका के घर में कालिदास की कुछ रचनाओं को देखती है, जो उन्होंने हाल ही में लिखी थी। तब मल्लिका बताती है कि वहाँ से उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से वह किसी भी तरह से व्यवस्था करके कालिदास के सारे महाकाव्यों की व्यवस्था कर लिया करती थी। तब वह कहती है कि कालिदास जो है वो पुराने वाले कालिदास नहीं रहे हैं, वे अब मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और वो यही चाहती है कि किसी भी तरह से कालिदास ने जो राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाया है वह पीछे न हटे, और इसी वजह से वह कश्मीर जाने से पहले यहाँ पर रुकी है। वह यहाँ से कालिदास को बनाए रखने के लिए, कालिदास को जीवित रखने के लिए यहाँ से कई सारी यादें ले जाना चाहती। यहाँ के वृक्ष, यहाँ के हरिण शावक, यहाँ के कुछ बच्चे, हर चीज वो ले जाना चाहती ताकि कश्मीर में भी कालिदास को थोड़ा सा यहाँ का अपनापन लगे। फिर वो कहती है कि मल्लिका, तुम्हारा घर बहुत ही टूटा फूटा हो गया है, तो मैं इसका परिसंस्कार करवाना चाहती हूँ। लेकिन मल्लिका बहुत ही विनयपूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे इसी तरह के घर में रहने का अभ्यास है। तब प्रियंगु कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और अपनी माँ को भी अपने साथ ले लो, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करेंगे, परंतु वह मना कर देती है। तब प्रियंगु कहती कि मेरे जो 2 अधिकारी अभी तुम्हारा घर देखने आए थे, तुम चाहो तो किसी एक से विवाह करके भी स्थायी हो सकती हो। तब भी मल्लिका उसे मना कर देती है कि आप मेरे विवाह की चर्चा छोड़ दीजिए। उसी समय अंबिका आती है और वो कहती है कि मल्लिका तो भावनाओं के आधार पर जीती है। मल्लिका अंबिका को मना करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह चुपचाप लेटी रहे। लेकिन अंबिका प्रियंगु मंजरी से काफ़ी बातें करती है और वह बताती है कि जब से उसकी तबीयत खराब हुई है तब से उसके घर की व्यवस्था भी खराब हो गई है। फिर मल्लिका प्रियंगु कहती है कि मैं इस घर को गिराकर बहुत जल्दी एक नया घर बनवा दूंगी। तब मल्लिका चौंक जाती है और वो उससे अपना निवेदन वापस लेने की प्रार्थना करती है। वो कुछ कहना चाहती थी अंबिका, परंतु उसे बार बार खांसी आ जाती है। तब प्रियंगु उनकी सहायता का आश्वासन देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद तीसरा दृश्य शुरू होता है, जिसमें प्रियंगु मंजरी का प्रस्थान होता है और उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर विलोम आता है। विलोम कहता, अंबिका तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि किसी राज कर्मचारी का घर पर आना बहुत बड़ी बात होती, सौभाग्य की बात होती है। और तुम्हारे घर तो स्वयं प्रियंगु मंजरी आई थी, और आज तो तुम्हारी बातें सुनने का किसी के पास कोई समय ही नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यस्त है, अपने अपने घर की कोई ना कोई प्रतिकृति सब देना चाहते हैं। आज तो जैसे इस गाँव के हालात ही बदल गए हैं। आज यहाँ पत्थर भी मूल्यवान हो गए हैं। गाँव में हर जगह बहुत ही उत्साह का माहौल है। राजकन्या अपने साथ हरिण शावकों को ले जा रही है। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता भी बाकी नहीं रहेगा जिसकी अनुकृति वो अपने साथ न ले जाए। विलोम की इन सारी बातों को सुनकर मल्लिका कहती है कि भाई इसके पीछे उनका कोई और कारण भी तो हो सकता है। विलोम कहता है कि उन लोगों के लिए यहाँ की हर चीज बड़ी अजीबोगरीब है। एक कलाकार यहाँ की धूप को अपनी छाया में बता रहा था। तब अंबिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे खांसी आ जाती है। तब विलोम कहता है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। तो अंबिका कहती है कि भाई कालिदास जानता है कि अभी अंबिका जीवित है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। तब विलोम की बातें सुनकर मल्लिका नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। विलोम कहता है कि कालिदास के जाने के समय वह उससे यहीं मिला था और शायद आज भी वह उससे यहीं मिलना चाहता है। मल्लिका हाथ जोड़कर उसे यहाँ से जाने को कहती है कि यह मेरा घर है और तुम यहाँ से चले जाओ। उसी समय घोड़ों की टापों की आवाज आती है जो धीरे धीरे दूर चली जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास का यहाँ आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। अंबिका समझ जाती है कि कालिदास यहाँ नहीं आया और इसमें अंबिका को कुछ भी असामान्य नहीं लगता है। परंतु विलोम ऐसे समय में मल्लिका पर फिर से व्यंग करता है कि क्या बात हो गई, आज तुम्हारे कालिदास ने तुमसे मिलना जरूरी नहीं समझा। तब मल्लिका बहुत उदास हो जाती है और बड़ी कठोरता से विलोम से वहां से जाने को कहती है।
विलोम के जाने के बाद वह अपना हाथ मुंह में छुपाकर रोने लग जाती है। तब उसकी माँ आती है, उसे सांत्वना देती है कि तुम आज भी उसी को याद करके रो रही हो। तो मल्लिका कालिदास के खिलाफ कुछ भी सुनने से मना कर देती है और अपनी माँ को पकड़कर रोने लग जाती है। तो यहाँ पर हमारा अंक 2 समाप्त होता है। कुछ ही अगले वीडियो में हम अंक 3 लेकर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार।